आप सब ने पीएफआई का नाम तो सुना ही होगा। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वही पीएफआई है जिस पर दिल्ली दंगे कराने और शाहीन बाग में हुए आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं और इस सिलसिले में पीएफआई के ठिकानों पर ईडी ने छापे भी मारे थे। आज उसी पीएफआई का स्थापना दिवस है और आप शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसने अपना स्थापना दिवस इस बार राजस्थान के कोटा शहर में मनाया है। वही कोटा शहर जहां पूरे देश से हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग लेने आते हैं। इससे पहले पीएफआई केरल और कर्नाटक में बड़े बड़े जलसे किया करता था, लेकिन इस बार वो राजस्थान के कोटा तक पहुंच गया। इसके पीछे उसका मकसद ये है कि वो इन युवा छात्रों का ब्रेन वॉश कर सके, इन्हें सांप्रदायिक बना सके और अपनी कट्टर विचारधारा में इन्हें ढाल सके। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं जो आज कोटा से आई है। कोटा में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शर्जील इमाम, मसूद अहमद, उमर खालिद और सिद्दीक कप्पन जैसे लोगों को निर्दोष बताते हुए उन्हें भारत का नायक बताने की कोशिश की गई है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के मास्क पहने हुए थे और इस कार्यक्रम में लगातार आजादी के नारे गूंज रहे थे। सोचिए, जिन लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया है, इनमें से कई लोग जेल में हैं, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है और देश को अस्थिर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलेआम किए जा रहे हैं। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जो भारत के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि पिछले 1 दशक में भारत में जितने भी बड़े दंगे और आंदोलन हुए हैं, उनमें इस संगठन की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही है। ये संगठन ज्यादा पुराना नहीं है और इसकी स्थापना वर्ष 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी और तभी से पीएफआई की जड़ें केरल के समुद्री इलाकों में काफी मजबूत रही हैं। इसलिए यहां एक सवाल यह भी है कि जो संगठन दक्षिण भारत के केरल में मजबूत है, वो उत्तर भारत आकर राजस्थान के कोटा जैसी जगह पर अपना स्थापना दिवस क्यों मना रहा है? यह सवाल आज आपके मन में भी जरूर होगा। इससे पहले इसका जो प्रभाव था वो केरल के जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र के किनारे जो इलाके बसे हुए हैं, वहां पर इसका प्रभाव हुआ करता था। अब सोचिए, कोटा ही क्यों? राजस्थान के कोटा को भारत की कोचिंग फैक्ट्री कहा जाता है, जहां हर साल 1.5 से 2 लाख युवा छात्र सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब उन परीक्षाओं से है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए होती हैं और इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए छात्र 10वीं कक्षा के बाद ही कोटा आ जाते हैं और इन छात्रों की उम्र 16 साल के आसपास होती है और इतनी कम उम्र के बच्चों को गुमराह करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उन्हें भड़काकर एक खास विचारधारा को समर्थन करने के लिए प्रेरित करना बेहद आसान होता है। और पीएफआई कोटा की इसी कोचिंग फैक्ट्री को बंधक बनाकर धार्मिक कट्टरवाद का संक्रमण अब पूरे देश में फैलाना चाहता है। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में लगभग 100 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, 3000 हॉस्टल्स और लगभग 20,000 पीजी अकोमोडेशंस हैं, जहां देश भर से छात्र कोचिंग लेने के लिए आते हैं और यहां आने वाला हर छात्र औसतन 2.5 वर्ष कोटा में जरूर बिताता है। और ये जो छात्र हैं, ये पूरे देश से आते हैं। आपके आसपास भी, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में आपको कोई ना कोई छात्र ऐसा जरूर मिल जाएगा जो, या परिवार मिल जाएगा जिसका बच्चा कोटा में इस समय कोचिंग ले रहा होगा। नटशल में कहें तो राजस्थान के कोटा में एक छोटा भारत बसता है, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब अगर इन बच्चों के दिमाग में धार्मिक जिहाद का वैचारिक विस्फोट कर दिया गया तो इसका असर पूरे देश में दिखाई देगा, क्योंकि ये छात्र जब अपने अपने घरों में जाएंगे, चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर, किसी भी गांव में रहते हैं, तो पीएफआई जैसे संगठनों ने इनके दिमाग में जो नफरत भरी होगी वो उस राज्य और वहां के समाज को भी प्रभावित करेगी और ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। वर्ष 2010 में पीएफआई के एक सदस्य ने केरल के एक प्रोफेसर का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया था क्योंकि इस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र में सीपीएम के एक नेता
पीटी कुंजू मोहम्मद की एक लघु कथा का जिक्र किया था। और इस प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस कहानी का जिक्र करते हुए पीटी कुंजू का पूरा नाम लिखने की बजाय केवल मोहम्मद लिख दिया था, जिसके बाद पीएफआई इतना नाराज हुआ कि इस कॉलेज के मुस्लिम छात्रों को उसने भड़काकर इस प्रोफेसर की हत्या करने की योजना बनाई और बाद में उस प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया। यह प्रोफेसर ईसाई धर्म का था। अब आपको यहां हम यह बताना चाह रहे हैं कि जिस पीएफआई ने केरल में रहते हुए धार्मिक जिहाद के नाम पर छात्रों से एक प्रोफेसर का हाथ कटवा दिया, वो संगठन जब कोटा में अपनी जड़ें मजबूत करेगा तो यहां के छात्रों पर इसका क्या असर होगा, सोचकर देखिए। कोटा में उनके लिए मामला इसलिए भी आसान हो गया होगा क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ऐसे संगठनों को अक्सर शय देती रहती है। ये बात हमने वर्ष 2016 में ही आपको बता दी थी कि किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए और उसे अंदर से खोखला करने के लिए सबसे पहले उसकी युवा पीढ़ी में धार्मिक उन्माद का जहर पैदा करना आवश्यक होता है। और 2016 में संसद हमले के दोषी और आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी पर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए गए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और ऐसा करने वाले कोई और नहीं, इसी देश के छात्र थे, इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे और इसी देश के एक बड़े विश्वविद्यालय में ये देश विरोधी नारे लग रहे थे भारत की राजधानी में। तब उस जमाने में इन छात्रों में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी थे जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उमर खालिद जैसे छात्र भी थे जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में बंद हैं। तभी हमने आपको इन लोगों के लिए 3 शब्द दिए थे और हमने आपको कहा था, हमने एक नया आपको शब्द दिया था, टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको याद होगा। और उसके बाद पूरे देश ने इस शब्द को अपना लिया था और आज पूरा देश इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ही पुकारता है। और दूसरा, मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्हें समर्थन दे रहे थे, उनके लिए हमने शब्द दिया था डिजाइनर पत्रकार। और मौजूदा स्थिति में यही सारे लोग आज देश को उसकी शिक्षा व्यवस्था के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आज वही हो रहा है जिसकी आशंका हमने 6 साल पहले आपके सामने रखी थी। तो इसलिए आप सबको भी बहुत इस दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मुहिम 2016 में शुरू हो गई थी जब इन लोगों ने सोचा कि देश भर के स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इस संक्रमण को फैला देना चाहिए और सबसे आसान है हमारे देश के युवाओं को प्रभावित करना, उनकी मानसिकता को प्रभावित करना, और यही हो रहा है और उसी का नतीजा है जो आप आजकल कर्नाटक में देख रहे हैं। अगर आप इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में एक खास विचारधारा के लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग भारत को अस्थिर करने के लिए युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहा है। ये लोग राजस्थान के कोटा जाते हैं, फिर उन स्कूलों में हिजाब के नाम पर धार्मिक जहर घोलते हैं जहां असल में धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजता कि वो अपने धर्म का प्रदर्शन करना चाहते हैं, बल्कि स्कूल तो शिक्षा हासिल करने के लिए होते हैं। स्कूल को एक मंदिर कहा जाता है। लेकिन कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं पहले हिजाब चाहती हैं और फिर किताब चाहती हैं। आज जब कर्नाटक के उडुपी में स्थित एक इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड नहीं करने दी गई तो उन्होंने पढ़ाई करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो अब तभी पढ़ेंगी जब हिजाब होगा, और अगर उन्हें हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो कॉलेज को उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना होगा, वरना वो इसके लिए भी एक नया आंदोलन शुरू करेंगी। हम लोगों को एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, हम लोगों को कोर्ट का टेंशन है, वो कब फैसला सुनाएंगे। हम लोग को जल्दी से जल्दी फैसला चाहिए, ये हमारा हक है ना, क्यों हमसे छीन रहे हो। हमें बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। ऑनलाइन क्लासेस करवाओ हमारे लिए और एग्जाम भी हमें दिलाओ, कुछ भी हो हिजाब के साथ ही हमें एग्जाम दिलाओ। Not still decided about it. They are still going to decide about the online classes and they're going to inform us about it. Till then you will not attend class? No, because they're telling us to remove our scarves and sit in the classes, so we're not agreeing to that. हम सब भाई भाई बहन बहन, ये क्या सर, हमारे बच्चे आज रोड पे खड़े ना सर, ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है सर।
हम यही बोलने के लिए गए थे डिग्री स्टूडेंट के हिजाब डाले जाऊं कि ये रूल्स को अलाउड नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम भी अपना रूल फॉलो करेंगे। हमारा इस्लाम कहता है कि हमें हिफाजत के लिए हिजाब पहनना जरूरी है, तो हम भी पहनना चाहिए। हम यूनिफॉर्म तो पहन कर आएंगे, यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब में रहेगा, हम बिना हिजाब के नहीं फिरेंगे। हिजाब को लेकर इस टुकड़े टुकड़े गैंग का षड्यंत्र अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इन लोगों ने कर्नाटक हाई कोर्ट से भी एक मांग की है। और जानते हैं वो मांग क्या की है? ये कह रहे हैं अदालत से कि अगर सिख धर्म के लोगों को स्कूल कॉलेजों में पगड़ी पहनने की इजाजत है और सुरक्षा बलों और सेना में भी उन्हें पगड़ी और दाढ़ी रखने की इजाजत है, तो फिर यही हक मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। अब अगर यह मामला तूल पकड़ गया तो ये पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देगा और हमारे देश के छात्र राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह आपस में ही स्कूल और कॉलेजों में लड़ने लगेंगे। इसलिए आज ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्या हिजाब के इस मामले में सिख धर्म को घसीटना सही होगा, और कोई तो है इसके पीछे जो लगातार रणनीति बना रहा है, इन बच्चों को, युवाओं को लगातार भड़का रहा है। वरना ये जो लड़कियां हैं जो आज हिजाब की मांग कर रही हैं, ये कुछ महीने पहले तक बिना हिजाब के ही इन्हीं स्कूलों में आ रही थीं, बिना हिजाब के इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई कर रही थीं, बिना हिजाब के बाहर भी घूम रही थीं। तब तक इनमें से किसी ने ये मांग नहीं की और अचानक पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी लड़कियां, सारी छात्राएं अब ये कहने लगीं कि ये बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं करेंगी। इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है। इस्लाम धर्म में जो 5 स्तंभ बताए गए हैं उनमें कहीं भी हिजाब या किसी दूसरे पर्दे का जिक्र नहीं है। इसके अलावा कुरान में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये इस्लाम धर्म का अपमान माना जाएगा। जबकि सिख धर्म में जो 5 स्तंभ बताए गए हैं वो हैं केश, कंगा, कृपाण, कड़ा और कछेरा। ये सिख धर्म के 5 स्तंभ हैं। वर्ष 1699 में सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि ये 5 चीजें हर सिख को हर समय अपने साथ रखनी होंगी, और यही 5 चीजें उनके धर्म और उनकी पहचान का आधार मानी जाएंगी। मतलब एक तरफ कुरान में हिजाब को कहीं भी अनिवार्य नहीं बताया गया, जबकि सिख धर्म में यह कहा गया है कि सिखों के लिए केश और पगड़ी को हर समय धारण करना अनिवार्य होगा। इसलिए पगड़ी की हिजाब से तुलना करना बहुत गलत है, लेकिन कोई तो है जो इसके पीछे है, जो अब सिख धर्म के लोगों को और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट में आज भी याचिकाकर्ता की तरफ से इस मांग को फिर से उठाया गया और कहा गया कि स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाना कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। इसके अलावा मुस्लिम छात्राओं द्वारा यह भी मांग की गई कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों में उन्हें शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछा पहनने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस रोक को तत्काल प्रभाव से हटाकर इसमें डिस्काउंट मांगा जा रहा है, और ये जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो कर्नाटक हाई कोर्ट की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था ये मांग केवल हिजाब तक सीमित नहीं रहेगी, और अब वैसा ही हो रहा है। पहले हिजाब पहनने की इजाजत मांगी जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार को और रमजान के महीने में स्कूलों में हिजाब पहनने दिया जाए। थोड़े दिनों के बाद अब ये मांग जब पूरी हो जाएगी तो शायद स्कूलों में मुस्लिम छात्र नई मांग लेकर आएंगे और कहेंगे कि अब हमें नमाज भी पढ़ने दी जाए क्लासेस के बीच में, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कहा जाएगा कि जिन त्योहारों पर छुट्टी होती है, गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उन पर भी रोक लगाई जाए, और फिर इनके धार्मिक त्योहारों के हिसाब से छुट्टियां स्कूल में होनी चाहिए। और धीरे 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 ये मामला न जाने कहां तक रुकेगा, और फिर जब अदालतों में ये मामला जाएगा, जैसे अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में गया है, आप हैरान मत होइएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये लोग ये मांग करने लगेंगे कि इनके मामलों को, इनके केसेस को मुस्लिम जज ही उनकी सुनवाई करें, हिंदू जज या किसी और धर्म का जज इनके साथ न्याय नहीं करेगा। अभी तो ये भी आना बाकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी तक इन्होंने हाई कोर्ट की बात तो कोई मानी नहीं, लेकिन हो सकता है जज के ऊपर भी प्रश्न लगा दें, और हो सकता है कि जज के धर्म के ऊपर भी सवाल उठा दें और कहें कि क्योंकि जज दूसरे धर्म का है इसलिए हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इस मुद्दे पर हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है, और उनका यह कहना था
कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को संविधान की बजाय एक धर्म की मान्यताओं के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से संचालित होगा। व्यक्तिगत कानून लोगों की व्यक्तिगत आस्था के विषय हो सकते हैं, लेकिन संस्था का अनुशासन होना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं में या किसी भी संस्था में हम अपने व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत कानून को लागू न करें। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है एकदम। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, शरीयत से। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि जो मदरसे हैं वहाँ जो छात्र जाते हैं, मुस्लिम छात्र जाते हैं, उन्हें इस्लाम के धर्म को मानकर उसकी मान्यताओं को मानते हुए पढ़ाई करने की पूरी आज़ादी है। वहाँ पर हिजाब भी पहन सकते हैं, बुर्का भी पहन सकते हैं और वहाँ इस्लामिक पद्धति के हिसाब से ही पढ़ाई की जाती है। इसलिए हम इन छात्राओं से आज ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्हें हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करनी है और ये अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं, तो फिर इन्हें मदरसों में जाना चाहिए। इनके लिए मदरसे खुले हुए हैं, ये मदरसों में जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें और वहाँ पर हिजाब की पूरी इजाज़त है। तो फिर इन्हें बाकी के स्कूलों में जाकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बाकी के कॉलेजों में जाकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन सब छात्राओं ने ये कहा है कि इन्हें पहले हिजाब चाहिए, बाद में किताब चाहिए। अगर ये पाकिस्तान चले गए होते शुरू में ही, तो वहाँ इन्हें यही मिलता। पाकिस्तान में आज भी पहले हिजाब है, बाद में किताब है, लेकिन ये भारत है और ये आधुनिक भारत है, ये नया भारत है। यहां पर पहले किताब आएगी और फिर हिजाब आएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें यह है कि कर्नाटक सरकार ने अब से कुछ देर पहले राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब पहनने पर अब पाबंदी लगा दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले यह नियम सिर्फ सामान्य स्कूलों पर लागू था, लेकिन अब यह नियम अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों पर भी लागू हो जाएगा। ये वो संस्थान हैं जिन्हें राज्य के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और पैसा भी वहीं से आता है। ये बड़ी बात है, यानी अब उन संस्थानों में भी हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। आज हम चाहें तो भारत फ्रांस से बहुत कुछ सीख सकता है। फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई फ्रांस पर उंगली नहीं उठा सकता। वहां की संसद में आज ही एक नया बिल पेश हुआ है जिसमें खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों के धार्मिक पहनावे पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्या भारत में इस तरह के कानून की कल्पना भी कर सकते हैं? फ्रांस में वर्ष 2004 में ही यह कानून बना दिया गया था कि वहां के स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक परिधान, चिन्ह और वस्तु को रखने की इजाजत नहीं होगी। यह कानून फ्रांस में 18 साल पहले बन गया था, सोचिए। लेकिन भारत में आज भी ऐसा कानून लागू करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है, जबकि फ्रांस और भारत दोनों सेक्युलर देश हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों देशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी बरकरार है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र का मिसयूज़ करते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है उसे उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया है। लेकिन फ्रांस की इस बारे में तारीफ करनी होगी कि उन्होंने किसी को भी लोकतंत्र का मिसयूज करने की इजाजत नहीं दी, लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र बनाकर रखा। उन्होंने सेक्युलर शब्द का मिसयूज होने की इजाजत नहीं दी। सेक्युलर शब्द वहां अपने सही मायनों में ही समझा जाएगा। और उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का भी दुरुपयोग नहीं होने दिया। इसलिए और धार्मिक कट्टरवाद को भी उन्होंने अपने देश में फैलने नहीं दिया। इसके लिए कानून बनाए और इसके लिए उनकी जो संसद है वो बहुत गंभीरता से बात करती है और वहां पर पक्ष और विपक्ष कई बार देश की भलाई के लिए एक साथ मिलकर कानून बना देते हैं, जो कि हमारे यहां असंभव सी बात है। अब आप इसी भाव को एक और बड़ी खबर से समझ सकते हैं जो सऊदी अरब से आई है। सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट के पद की 30 नौकरियां निकाली गई हैं, यानी बुलेट ट्रेन के ड्राइवर्स की 30 नौकरियां निकाली गई हैं, 30 पद हैं और ये सभी पद महिलाओं के लिए हैं। तो पहली बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब जैसे देश में महिलाओं को बुलेट ट्रेन चलाने की इजाजत दी जा रही है। अब वो बुलेट ट्रेन चलाएंगी और इन 30 पदों के लिए वहां 28,000 महिलाओं ने
आवेदन भी किया है। ये भी देखिए, 30 पद और 28,000 महिलाओं ने आवेदन दिया है। वर्ष 2018 में ही सऊदी अरब की महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला था, कार चलाने का, लेकिन अब 4 साल बाद वहां की महिलाएं कार नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाना चाहती हैं, जो कि भारत में भी ऐसा अभी हुआ नहीं है। ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जो खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र मानता है, इस्लाम का केंद्र मानता है, जबकि भारत में लोकतंत्र होते हुए भी मुस्लिम छात्राएं पहले हिजाब और फिर किताब की जिद पर अड़ी हुई हैं। तो यहां यह समझिए, सऊदी अरब आगे की तरफ जा रहा है, भविष्य की तरफ जा रहा है, अपने आप को उदार बना रहा है, और भारत में जो हो रहा है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को और ज्यादा रूढ़िवादी बना रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.